नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, एक साथ साधेंगे 3 विधानसभा। खबर में आगे जिक्र होगा कि रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावे पर भारत का साफ नो। आगे आपको बताएंगे कि महागठबंधन पर अमित शाह का करारा प्रहार, कहा एक बेटा सीएम दूसरा पीएम बनने में लगा। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि ट्रंप ने विज्ञापन विवाद के बीच कनाडा पर फिर फोड़ा टैरिफ बम, 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा मौसम विभाग का मोंथा तूफान मचाएगा तबाही। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, एक साथ साधेंगे 3 विधानसभा। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम की रैली को भव्य और सफल बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी लगातार बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं और इसी कड़ी में नई जानकारी सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर को पटना में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो का रूट प्लान तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं, जिनमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, ऋतुराज सिन्हा, दीपक प्रकाश और संजय मयूख ने शहर में आज कई जगहों का दौरा किया। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 2 नवंबर को पटना के जिन विधानसभा में रोड शो करेंगे उनमें फुलवारी शरीफ, दीघा और बांकीपुर है। बताया जा रहा है कि उनके रोड शो की शुरुआत पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर गांधी मैदान पर खत्म हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव, डोनाल्ड ट्रंप के बार बार दावे पर भारत का साफ इनकार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये दोहराया है कि भारत रूस से तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। हालांकि भारत सरकार ने लगातार इस दावे का किया है, स्पष्ट किया है कि उसके ऊर्जा संबंधी निर्णय केवल राष्ट्रीय हितों पर आधारित हैं। शनिवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपने पहले दावे को दोहराया। उन्होंने रूसी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि चीनी रूस तेल खरीदने में काफ़ी कटौती कर रहा है और भारत पूरी तरह से कटौती कर रहा है और हमने प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने पत्रकारों को बताया था कि भारत ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो साल के अंत तक मॉस्को से तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और उन्होंने कहा था कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने मुझे बताया है कि वो इसे बंद करने जा रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है, आप रातों रात तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। साल के अंत तक उनके पास लगभग 40% तेल रह जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में भी ट्रंप ने इस दावे को दोहराया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महागठबंधन पर अमित शाह का करारा प्रहार, कहा एक बेटा सीएम दूसरा पीएम बनने में लगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंगेर के नवागढ़ी में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। ऐसे लोग बिहार और देश का विकास कैसे करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ट्रंप ने विज्ञापन विवाद के बीच कनाडा पर फोड़ा टैरिफ बम, 10% अतिरिक्त शुल्क लगाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने कनाडा पर आरोप लगाया है कि उसने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के भाषण को लेकर एक भ्रामक विज्ञापन चलाया है। इसके साथ ट्रंप ने शनिवार देर रात अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उन्हें यह विज्ञापन तुरंत हटा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे वर्ल्ड सीरीज के दौरान प्रसारित किया, जबकि वो जानते थे कि ये झूठा है। तथ्यों को गलत दिखाने और शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण मैं कनाडा पर पहले से लगाए गए टैरिफ में 10% की और वृद्धि कर रहा हूं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। कोर्ट इस समय ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्कों से जुड़े कानूनी मामलों की सुनवाई कर रहा है। ट्रंप ने लिखा कि यह पूरा झूठ इसलिए फैलाया गया ताकि कनाडा को उम्मीद रहे कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट उन्हें टैरिफ मामले में बचा लेगा, जबकि उन्होंने लंबे समय से इन शुल्कों का इस्तेमाल अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोंथा तूफान मचाएगी तबाही, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पूर्व मध्य अरब सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो रहे चक्रवाती सिस्टम 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हो सकता है। अगले 24 घंटे में इसके गंभीर चक्रवाती तूफान मोंथा में बदलने और शाम या रात तक आंध्र प्रदेश तट के
काकीनाडा के आसपास जमीन से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ये तूफान वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई से 780 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में और विशाखापट्टनम से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। इसके उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए गंभीर चक्रवात का रूप लेने की पूरी संभावना है। आईएमडी के अनुसार मोन्था चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। इसके मद्देनजर भारतीय सेना को अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला ने तैनात किए भारत वाली 5000 IGLAS मिसाइलें और क्या ट्रंप के जहाज़ों को बना पाएगा कब्रगाह। जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनकी सेना के पास देश भर में कम से कम 5000 रूस निर्मित IGLA-S मानव पोर्टेबल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है और इन मिसाइलों से वेनेजुएला को कैरिबियन के पास बढ़ते अमेरिकी हमलों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पैदल ही मेले में घूमे सीएम योगी, 1.5 घंटे तक लगा रहा अधिकारियों का जमावड़ा, दिए सख्त निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा मेले में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तथा गंगा पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मेले का पैदल भ्रमण किया तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष सहित नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री मेले में मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, विशेषकर महिला संबंधी अपराध, मेले में व्यवस्था को लेकर गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। गढ़मुक्तेश्वर के गंगा खादर में प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष लगने वाले मेले में अभी तक 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हो चुका है। रविवार की सुबह से ही अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री के आगमन की व्यवस्था करने में लगे हुए थे। दोपहर 1:20 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर गढ़मुक्तेश्वर में गंगा तट के किनारे बने हेलीपैड पर उतरा तो वहां मौजूद लोगों ने जयकारों लगाकर स्वागत किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूत करने और डॉक्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अतिरिक्त 75,000 मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। ये घोषणा देश में चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को दर्शाती है, जिसका सीधा लक्ष्य डॉक्टरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। एम्स के भव्य दीक्षांत समारोह में उपस्थित मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नड्डा ने उनसे अकादमिक और शोध के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7 नवंबर को मनाया जाएगा वंदे मातरम का 150वां उत्सव। पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से मांगे सुझाव। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें साल पूरे होने का 7 नवंबर को जश्न मनाया जाएगा। इसे लेकर पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में कहा कि 7 नवंबर को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 150वें वर्ष में प्रवेश करेगा। वंदे मातरम हमारी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का शाश्वत प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात में एक ऐसे विषय की बात जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्रीय गीत का। भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हम माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए निर्माण कार्य में आई तेजी, 30 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा सभी काम। जी हाँ दोस्तों, राम जन्मभूमि परिसर में 4.5 वर्षों से गतिशील रहा राम मंदिर सहित 7 पूरक मंदिरों का निर्माण अब पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। मुख्य कार्यदायी एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो सहित अन्य एजेंसियों के अधिकारियों का दावा है कि सभी मंदिरों में पत्थर से संबंधित समस्त निर्माण पूर्ण हो गए हैं। घिसाई, सफाई, फिनिशिंग व फ्लोरिंग के अवशेष कार्य भी 30 अक्टूबर तक हर स्थिति में पूरा हो जाएगा। परकोटे की दक्षिणी भुजा को जोड़ने का कार्य अभी चल रहा है, परंतु यह भी निर्धारित समय अवधि तक पूरा होगा। राम मंदिर व परकोटे के मध्य रिक्त स्थान पर टाइल्स से फर्श लगभग तैयार हो गई है। कॉरिडोर व जूता चप्पल घर बन जाने के बाद इनकी फिनिशिंग
हो रही है। सभी मंदिरों तक जाने वाले मार्गों का निर्माण हो गया है। निर्मित हो चुके शेष परकोटे को संवारा जा रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हफ्तों बाद पीएम मोदी पुतिन की होगी बैठक, पेट्रोलियम पाइपलाइन पर होगी बात, भारत के लिए है कितना अहम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका व यूरोपीय संघ रूस के पेट्रोलियम कारोबार पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस इसका काट भी खोजने में जुटा हुआ है। रूस की तरफ से कोशिश है कि चीन व भारत जैसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं को निर्बाध पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति होती रहे। रूस इसके लिए चीन के साथ पावर ऑफ साइबेरिया 1 पाइपलाइन बिछा चुका है और अब इसके दूसरे चरण के पाइपलाइन परियोजना पर विमर्श जारी है। इसके जरिए वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद रूस चीन को गैस की आपूर्ति करता रहेगा। अब कुछ ऐसे ही प्रस्ताव पर अगले कुछ हफ्ते के भीतर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक में विमर्श होगा। ये पहली बार नहीं है कि भारत और रूस के बीच पाइपलाइन से पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर विमर्श हुआ है। इस बारे में दोनों देशों के बीच एक संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार की गई, लेकिन भारी लागत को देखते हुए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। पीओके पर आखिरी अल्टीमेटम, भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर रखा हाथ, अब कहां मुंह छिपाएगा मुल्ला मुनीर। जी हां दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का बिना नाम लिए दुनिया के सामने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की ओर से पीओके में पाकिस्तान की जातियों का खुलासा करते हुए जो कुछ कहा गया है वो हाल के दिनों में भारत की इस पर औपचारिक नीति का ही अगला कदम नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र का जो मौजूदा हाल बयां किया है वो एक तरह से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के लिए आखिरी चेतावनी की तरह है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के सामने 2 टूक कहा दिया है कि पाकिस्तान के लिए लोकतंत्र पराया विचार की तरह है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान से स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो अपने अवैध कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों का भयंकर उल्लंघन करना बंद करे। भारत ने कहा है कि जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है वहां उसकी सेना के दमन, क्रूरता और शोषण के खिलाफ अब जनता खुला विद्रोह शुरू कर चुकी है। बता दें कि भारत ने स्टैंड लिया जबकि पीओके में पाकिस्तानी शासन के खिलाफ हाल में विद्रोह प्रदर्शनों में कम से कम 12 लोग मारे गए और अनेकों घायल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ करने वालों का तैयार होगा बायोमेट्रिक डाटा, बॉर्डर पर बीएसएफ लगा रही खास स्कैनर। जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ इन दिनों इस बॉर्डर पर खास तरह के बायोमेट्रिक स्कैनर लगा रही है, जिसमें बांग्लादेश की तरफ से भारत में घुसपैठ करने वाली तमाम घुसपैठियों की फोटो समेत बायोमेट्रिक डिटेल लेना शुरू किया गया है। इस तरह के अभी तक 296 स्कैनर लगा दिए गए हैं। आने वाले समय में 1000 से अधिक स्कैनर और लगाए जाएंगे। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस खास सिस्टम को अभी 3 महीने पहले ही लॉन्च किया गया और इसके अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इससे उत्साहित होकर अभी तक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 296 खास बायोमेट्रिक स्कैनर लगा दिए गए हैं। अधिकतर स्कैनर पश्चिम बंगाल से साझा करने वाली बांग्लादेश सीमा पर लगाए गए हैं। इसमें आने वाले दिनों में त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और असम बॉर्डर पर भी लगाया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस खास स्कैनर के बारे में सारी जानकारी तो साझा नहीं की जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि इस स्कैनर के आने वाले समय में बड़े फायदे सामने आएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। 2025 की नोबेल विजेता मारिया ने पीएम मोदी से की खास अपील, भारत को बताया महान लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वेनेजुएला में लोकतंत्र के लिए 2 दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रही विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। उन्होंने एक गुप्त ठिकाने से इंटरव्यू में भारत की खूब तारीफ की और इसे महान लोकतंत्र और दुनिया के लिए मिसाल बताया। मचाडो ने कहा कि अगर वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाल होता है तो भारत उनका महान सहयोगी बन सकता है। दोनों देश ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। पिछले 15 महीनों से छिपकर रह रही मचाडो ने कहा कि भारत एक महान लोकतंत्र है, पूरी दुनिया आपकी ओर देखती है, ये एक जिम्मेदारी भी है। लोकतंत्र को हमेशा मजबूत करना चाहिए। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई और उम्मीद की कि वो जल्द ही एक स्वतंत्र वेनेजुएला में उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। मचाडो ने महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष को अपनी प्रेरणा बताया और
कहा कि गांधी जी ने दिखाया कि शांति में बहुत ताकत है। उनकी बेटी हाल ही में भारत यात्रा पर गई थी और उसे भारतीय संस्कृति व राजनीति बहुत पसंद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तालिबान के आगे गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, तुर्की से मध्यस्थता की गुहार, अफगानों से क्या भीख मांग रहा इस्लामाबाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान एक बार फिर से तालिबान के आगे गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में शुरू हो रही अफगानिस्तान के साथ नई शांति वार्ता से पहले तालिबान से शांति की गुहार लगाई है। पाकिस्तान उम्मीद लगा रहा है कि तालिबान के साथ होने वाली बैठक में आतंकवाद रोकने के लिए कोई ठोस और निगरानी तंत्र का निर्माण हो सकेगा। यह वार्ता 18 से 19 अक्टूबर को दोहा में हुई पहली बैठक के बाद दूसरा चरण है, जहां कतर और तुर्की की मध्यस्थता में पाकिस्तान अफगानिस्तान ने स्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर होने की ज्यादा संभावना है। पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन ने अपनी पहली मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान 25 अक्टूबर 2025 को इस्तांबुल में तुर्की द्वारा आयोजित अगली बैठक में एक ठोस और सत्यापन योग्य निगरानी तंत्र की स्थापना की आशा करता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पंजाब में सिंध तक हाई अलर्ट पर पाकिस्तानी सेना, भारत के युद्ध अभ्यास ऐलान से खौफ में मुनीर, ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा डर। जी हाँ दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास की घोषणा से पाकिस्तान घबरा गया है। यह अभ्यास पाकिस्तान के लगती भारत की पश्चिमी सीमा पर सर क्रीक, सिंध, कराची क्षेत्र पर केंद्रित होगा। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यास के लिए भारत ने 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इस अभ्यास को लेकर पाकिस्तान की घबराहट का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसने भी नो टाइम जारी कर दिया है। पाकिस्तान को डर है कि भारत कहीं हमला न कर दे, खासतौर पर जब वो अभी तक ऑपरेशन सिंदूर की मार से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। इस बार तो उसे और बड़ा खतरा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के कई कमानों और ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस्लामाबाद ने सिंध और दक्षिण पंजाब में दक्षिणी कमान के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण, बोले विकास का प्रतीक बनेगा हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने डोमेस्टिक टर्मिनल, उद्घाटन समारोह स्थल, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट के बोर्ड रूम में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और एयरपोर्ट निर्माण एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में परियोजना की प्रगति, आगामी कार्य योजना और उद्घाटन समारोह की तैयारियों पर पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के विकास का प्रतीक बनेगा, इसलिए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और समन्वय सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में उच्च मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं और उद्घाटन समारोह की तैयारियों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर देश में एसआईआर अगले हफ्ते से शुरू हो सकता है। चुनावी राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में अगले साल होना है चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत 10-15 राज्यों से होगी। उन राज्यों में एसआईआर पहले होगी जहां अगले 1 साल में विधानसभा चुनाव होना है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया कि उन राज्यों में एसआईआर अभी नहीं होगा जहां स्थानीय निकायों के चुनाव होना है। इसका कारण है कि निचले स्तर पर कर्मचारी उन चुनावों में व्यस्त होंगे, वह एसआईआर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। चुनाव के बाद इन राज्यों में एसआईआर होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक को लेकर आयोग ने एसआईआर लागू करने की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ हाल ही में 2 बैठकें की है। कई सीईओ ने अपनी पिछली एसआईआर के बाद जारी की गई वोटर लिस्ट संबंधित राज्यों की वेबसाइट पर डाल दी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की वोटर लिस्ट है, वहां 2008 में एसआईआर हुई थी। उत्तराखंड में अंतिम बार 2006 में हुई थी, वहां तब की वोटर लिस्ट अब राज्य सीईओ की वेबसाइट पर है। बिहार में भी हाल में वोटर वेरिफिकेशन हुआ है। फाइनल डाटा 1 अक्टूबर को जारी किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यों में अंतिम एसआईआर कट ऑफ डेट के रूप में काम करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बिहार की 2003 की वोटर लिस्ट का उपयोग चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए किया था। अधिकांश राज्यों में वोटर लिस्ट का अंतिम बार एसआईआर 2002 और 2004 के
बीच हुआ था। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के बाद अब 1 नवंबर से इस नए राज्य में हो गए SIR। अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश, 24 घंटे खुलेगा ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, बिहार के बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर से मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, क्योंकि SIR को लेकर कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वो SIR को लेकर तत्काल प्रभाव से तैयारियां शुरू कर दें और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटा लें। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी ने ये निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। साथ ही SIR से जुड़े सभी कर्मचारियों को ऑफिस में मौजूद रहना